6 अजनबी लोगों को अचानक एक रहस्यमय इनविटेशन मिलता है। हर किसी के लिए यह अलग तरीके से आता है, लेकिन संदेश एक ही है, आपको एक खास एस्केप रूम गेम में आमंत्रित किया गया है। जीतने वाले को इनाम मिलेगा। पहली नजर में यह आम खेल लगता है, लेकिन जैसे ही वे गेम के पहले कमरे में प्रवेश करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। सबसे पहले मिलती है जोई, जो तेज और समझदार लड़की है। उसके साथ है बेन, जो शांत और रणनीतिक सोच वाला लड़का है। बाकी 4 लोग हैं, माइक, जो आत्मविश्वासी है लेकिन जल्दबाज, अमांडा, जो चिंतित और सोच विचार करने वाली है, जेसन, जो आकर्षक है लेकिन खुद पर बहुत भरोसा करता है, और डैनी, जो भावनात्मक रूप से संवेदनशील और डरपोक है। जैसे ही वे पहले कमरे में आते हैं, सब कुछ सामान्य लगता है। कमरे में फर्नीचर पूरी तरह व्यवस्थित है, दीवारों पर पहेलियां और संकेत लगे हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है, तापमान बढ़ने लगता है और फर्श से आग की लपटें उठती हैं। जोई तुरंत नोटिस करती है कि कमरे के कोनों में हीट सेंसर लगे हुए हैं। वह सबको सुरक्षित स्थानों की ओर निर्देशित करती है और फायर एस्केप का एक छिपा हुआ सुराग ढूंढती है। माइक और जेसन शुरुआत में डर जाते हैं, डैनी स्थिर हो जाता है और अमांडा के हाथ में एक छोटा पजल पैड होता है, जिसे हल करने पर फर्श का एक हिस्सा खुल जाता है और उन्हें बचने का रास्ता मिलता है। पहला कमरा साफ तौर पर चेतावनी देता है कि यह केवल खेल नहीं है, बल्कि जीवन और मौत का टेस्ट है। हर पहेली उनके अतीत के अनुभवों और डर से जुड़ी होती है। इस कमरे से बाहर निकलने के बाद सभी थोड़ी राहत महसूस करते हैं और सोचते हैं कि शायद यह सिर्फ खेल है। लेकिन उनका अगला कमरा, जो कि एक एक्वेरियम थीम वाला कमरा है, पूरी तरह उनकी सोच बदल देता है। इस कमरे में उन्हें एक विशाल कांच के टैंक के अंदर जाना पड़ता है, जहां पानी धीरे धीरे भरता है। पानी के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रैप लगे हैं और हर व्यक्ति के पास एक व्यक्तिगत सुराग होता है। जोई जल्दी समझती है कि हर सुराग उनके अतीत से संबंधित है। बेन का सुराग उसके बचपन के डर से जुड़ा है, माइक का सुराग उसके जल्दबाजी वाले फैसलों से। यह मनोवैज्ञानिक ट्विस्ट दर्शकों को जोड़े रखता है। कमरे से सुरक्षित बाहर निकलने के बाद पात्र अगले कमरे में प्रवेश करते हैं, एक फ्रोजन रूम। यहाँ तापमान बेहद कम है और बर्फ के अंदर जटिल पहेलियां छुपी हैं। यह कमरा उनके मानसिक और शारीरिक सहनशक्ति की परीक्षा लेता है। हर कमरे में पात्रों के अतीत और उनके डर धीरे धीरे सामने आते हैं। फिल्म का मुख्य फोकस यही है कि हर पात्र का बचना उसकी बुद्धि, साहस और टीमवर्क पर निर्भर करता है, लेकिन उनके व्यक्तिगत कमजोरियां उनके खिलाफ भी काम करती हैं। जैसे जैसे पात्र अंतिम कमरे के करीब पहुंचते हैं, एक चौंकाने वाला रहस्य खुलता है। यह एस्केप रूम मीनोस नामक संगठन का निर्माण है। पहला कमरा तो केवल शुरुआत थी, लेकिन अब पात्रों का सामना और भी खतरनाक चुनौतियों से होता है। अगला कमरा, जैसा कि पहले बताया गया, एक एक्वेरियम थीम वाला कमरा है। यहाँ हर व्यक्ति के सामने पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है और उसके अंदर छिपी पहेलियों को हल करना जरूरी होता है। जोई जल्दी समझती है कि हर सुराग उनके अतीत और उनके डर से जुड़ा है। बेन के लिए यह बचपन का डर है, माइक के लिए उसके जल्दी निर्णय लेने की आदत और अमांडा के लिए उसका हमेशा डर महसूस करना। जेसन और डैनी भी अपनी अपनी कमजोरियों के कारण मुश्किल में पड़ते हैं। कमरे में पानी के भीतर छिपे इलेक्ट्रिक ट्रैप और समय सीमा के कारण तनाव चरम पर पहुंच जाता है। पात्रों को टीम वर्क दिखाना पड़ता है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत कमजोरियां और ईगो अक्सर उनके रास्ते में बाधा बनती है। जेसन अपनी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एक टैंके के फंसे हुए हिस्से में फंस जाता है और धीरे धीरे उसकी स्थिति घातक हो जाती है। इस घटना से बाकी पात्रों पर डर और दबाव बढ़ता है। जोई और बेन खुद को संयमित रखते हुए अगले चरण के लिए तैयारी करते हैं। यह कमरा केवल फिजिकल चुनौती नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी है। दर्शक महसूस करते हैं कि पात्रों को केवल अपनी बुद्धि और साहस से ही बचना है। इसके बाद वे अगले कमरे में प्रवेश करते हैं, जिसे फ्रोजन रूम कहा जाता है। यहाँ तापमान बेहद कम होता है और बर्फ के अंदर विभिन्न पहेलियां छुपी होती हैं। इस कमरे का मुख्य उद्देश्य पात्रों की मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति की परीक्षा लेना है। इस कमरे में कैरेक्टर्स को एक्सट्रीम कंडीशंस में रहकर पजल्स हल करने होते हैं। अमांडा और डैनी को अत्यधिक मुश्किल होती है, क्योंकि उनकी कमजोरियां सामने आती हैं। जोई और बेन फिर से लीडरशिप दिखाते हैं और धीरे धीरे टीम को दिशा देते हैं। हर कमरे में डेथ सीक्वेंसेस सस्पेंस और डर को बढ़ाते हैं। यह दर्शकों के लिए रोमांच और तनाव का अनुभव बनाता है। कैरेक्टर्स का बैक स्टोरी धीरे धीरे सामने आता है, जिससे उनकी प्रतिक्रिया और निर्णय समझ में आते हैं। अंतिम रूप से कैरेक्टर्स अंतिम कमरे के नजदीक पहुंचते हैं। यहाँ ट्विस्ट सामने आता है कि ये सभी रूम्स मीनोस नामक संगठन की योजना है, जो सिलेक्ट किए हुए लोगों को साइकोलॉजिकल और फिजिकल टेस्ट देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस भाग का मेन फोकस है कैरेक्टर्स के अंदर के डर, उनके संघर्ष और उनकी बुद्धि के माध्यम से सर्वाइवल। हर पजल और डेथ सीक्वेंस दर्शकों को सस्पेंस में रखता है और कहानी को आगे बढ़ाता है।
पहले दो कमरों से निकलने के बाद पात्र अब ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और केयरफुल हो चुके हैं, लेकिन चैलेंजेस भी और खतरनाक और क्लेवर हो गए हैं। जोई और बेन अब धीरे धीरे समझने लगे हैं कि ये केवल गेम्स नहीं हैं, बल्कि किसी बड़े साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं। अगला रूम एक लैबिरिंथ स्टाइल रूम है। यह रूम पूरी तरह से कंफ्यूजिंग डिजाइन किया गया है। दीवारों पर संकेत और झूठे रास्ते हैं, जिससे कैरेक्टर्स इजीली डिसोरिएंट हो जाते हैं। जोई जल्दी नोटिस करती है कि रूम के पैटर्न्स उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस और फियर्स से लिंक्ड हैं। हर टर्न पर उन्हें साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स मिलते हैं, जैसे कि उनके पर्सनल गिल्ट, रिग्रेट्स और ट्रॉमा के क्लूज। बेन और जोई को अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना पड़ता है और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हुए क्लूज को सॉल्व करना पड़ता है। माइक और अमेंडा को अब भी पैनिक होता है, लेकिन स्लोली उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। जेसन का ओवर कॉन्फिडेंस अब भी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है और वो एक ट्रिकी पाथ में फंस जाता है। डैनी अब थोड़ा ब्रेव फील करता है, लेकिन वो अभी भी फियर और हेजिटेशन में फंसा रहता है। इस रूम में पजल्स सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी हैं। कैरेक्टर्स को टाइम्ड चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे ही वे किसी एक पजल को सॉल्व करते हैं, रूम का अगला डेंजरस ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। यह स्ट्रैटेजी और क्विक थिंकिंग को टेस्ट करता है। लैबिरिंथ के बीच में कैरेक्टर्स को एक मिरर ट्रैप फेस करना पड़ता है। इसमें उन्हें अपने रिफ्लेक्शंस के सामने खड़े होना पड़ता है और रिफ्लेक्शंस उनके इनर फियर्स और वीकनेसेस को दिखाते हैं। जोई को अपने पास्ट ट्रॉमा का सामना करना पड़ता है और बेन को रियलाइज होता है कि उसके डिसीजंस का भी असर ग्रुप पर पड़ रहा है। यह मोमेंट साइकोलॉजिकल डेप्थ और सस्पेंस को पीक पर ले जाता है। लैबिरिंथ का नेक्स्ट सेक्शन एक टिल्टेड रूम है, जहां फ्लोर और वॉल्स कंफ्यूज करने वाले एंजल्स में बने हैं। यहाँ कैरेक्टर्स को बैलेंस और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना पड़ता है। माइक और जेसन का आर्ग्यूमेंट एस्केलेट होता है, क्योंकि जेसन जोई और बेन की लीडरशिप चैलेंज करता है। अमेंडा और डैनी साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं और स्लोली टीम डायनामिक में एडजस्ट होते हैं। एक पिवटल मोमेंट आता है जब जोई को एक हिडन कंपार्टमेंट मिलती है, जिसमें मीनोस का सीक्रेट प्लान और सिलेक्शन क्राइटेरिया रिवील होता है। ये रेवलेशन कैरेक्टर्स और ऑडियंस दोनों के लिए शॉक का मोमेंट है। पता चलता है कि ये रूम्स सिर्फ सर्वाइवल टेस्ट नहीं हैं, बल्कि उनके पास्ट और चॉइसेस के साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए डिजाइन किए गए हैं। लैबिरिंथ के फाइनल स्टेज में ग्रुप को एक वाटर ट्रैप प्लस पजल कॉम्बो फेस करना पड़ता है। वाटर लेवल तेजी से बढ़ता है और पजल को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। बेन और जोई एफिशिएंटली वर्क करते हैं और अमेंडा और डैनी का कंट्रीब्यूशन भी जरूरी हो जाता है। माइक और जेसन के ईगो और फियर के कारण वो ट्रैप में फंस जाते हैं और जेसन की सिचुएशन डेडली हो जाती है। इस पार्ट का फोकस क्लाइमैक्स के शुरुआत, हाइटेंड टेंशन और साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी पे है। कैरेक्टर्स ग्रेजुअली समझ रहे हैं कि सर्वाइवल सिर्फ पजल्स सॉल्व करने से नहीं, बल्कि अपने इनर फियर्स और वीकनेसेस को कंट्रोल करने से पॉसिबल है। लैबिरिंथ से निकलने के बाद सर्वाइविंग कैरेक्टर्स जोई, बेन, अमेंडा और डैनी अब एक्सट्रीम एग्जॉशन और टेंशन के स्टेट में है। पहले की तरह उन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरी ट्रैप क्या होगा, लेकिन उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स उन्हें आगे बढ़ने के लिए फोर्स कर रही है। अगला रूम एक डेडली जंगल थीम्ड रूम है, जिसमें उन्हें नैरो पाथवेज, मूविंग वॉल्स और सडन ट्रैप्स फेस करने पड़ते हैं। रूम का डिजाइन पूरा अनप्रिडिक्टेबल है, जैसे हर टर्न पे नया हैजर्ड उनके सर्वाइवल का टेस्ट लेता है। जोई क्विकली एनालाइज करती है कि ये रूम भी साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों तरह का चैलेंज है। बेन उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए टीम को गाइड करता है। अमेंडा और डैनी स्लोली अडैप्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी फियर उनके डिसीजंस को स्लो कर रहा है। जंगल रूम में सबसे पहला डेडली ट्रैप एक पॉइजन गैस ट्रैप है, जिसे अवॉइड करने के लिए कैरेक्टर्स को क्लूज को रैपिडली सॉल्व करना पड़ता है। जोई और बेन का टीम वर्क यहाँ क्रिटिकल रोल प्ले करता है। माइक और जेसन की डेथ पहले रूम में हो चुकी थी और अब ऑडियंस टेंशन और सस्पेंस के साथ देख रही है कि कौन बचा है और कैसे सरवाइव करेगा। जंगल रूम के बाद उनका सामना होता है फ्रोजन कॉरिडोर से। यहाँ एक्सट्रीम कोल्ड और आइस ट्रैप्स उनकी एंड्योरेंस टेस्ट करते हैं। डैनी अपनी फियर ओवरकम करता है और क्लूज को सॉल्व करने में मदद करता है। अमेंडा का कंट्रीब्यूशन भी सिग्निफिकेंट होता है और जोई बेन डुओ अब प्योर लीडरशिप हैंडल कर रहे हैं। फाइनल रूम, जो क्लाइमैक्स का सेंटर है, एक डेडली मैकेनिकल रूम है, जहां हर एक्शन का इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस होता है। फ्लोर कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता है और वॉल्स स्लोली कॉम्प्रेस होती हैं, जिससे पैनिक और अर्जेंसी का सेंस बढ़ता है। यहाँ पार जोई और बेन का अल्टीमेट टेस्ट होता है। उन्हें साइमल्टेनियसली पजल्स सॉल्व करने और मूविंग वॉल्स और ट्रैप्स से सर्वाइव करना होता है। रूम का डिजाइन एक अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है, पास्ट ट्रॉमा ट्रिगर्स, फिजिकल डेंजर और टाइम बेस्ड पजल्स। क्लाइमैक्स में जोई का ब्रिलियंट थिंकिंग उन्हें एक हिडन पाथ रिवील करती है और बेन का काम स्ट्रैटेजाइजिंग उन्हें डेडली ट्रैप्स से बचता है।
अमेंडा और डैनी का करेज और सपोर्ट भी उन्हें आगे ले जाता है। रूम का फाइनल मोमेंट एक शॉकिंग ट्विस्ट रिवील करता है। ये सब मीनोस के टैक्टिकल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का पार्ट हैं, जिसमें सर्वाइवर्स के डिसीजंस, करेज और टीम वर्क का एनालिसिस किया जाता है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को फुल सस्पेंस और थ्रिल में रखता है और फाइनल सर्वाइवर्स का स्ट्रगल हाईलाइट करता है। पार्ट 4 में ऑडियंस को मैक्सिमम सस्पेंस, थ्रिल और फियर का एक्सपीरियंस मिलता है। कैरेक्टर्स की मेंटल, इमोशनल और फिजिकल लिमिट्स पीक पर होती हैं। सर्वाइवल अब केवल पजल सॉल्विंग नहीं, बल्कि इनर फियर्स और वीकनेसेस को कंट्रोल करने पर डिपेंड करता है। जंगल और मैकेनिकल रूम्स से सर्वाइव करने के बाद अब केवल 4 कैरेक्टर्स जोई, बेन, अमेंडा और डैनी बचते हैं। उनकी फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन चरम पर है। अब हर एक्शन केयरफुली लेना जरूरी होता है, क्योंकि अगला ट्रैप लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। फाइनल रूम का डिजाइन पूरी तरह से साइकोलॉजिकल और डेडली फिजिकल ट्रैप्स का कॉम्बिनेशन है। फ्लोर और वॉल्स कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होते हैं, सीलिंग्स स्लोली नीचे आती हैं और टाइम्ड पजल्स को हल करना होता है। जोई क्विकली समझती है कि यहाँ हर डिसीजन का इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस है। बेन उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है और अमांडा डैनी डुओ अब भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। रूम के बीच में एक सडन पजल ट्रिगर होता है, जिसमें हर कैरेक्टर को अपने व्यक्तिगत फियर्स और पास्ट ट्रॉमा का सामना करना पड़ता है। जोई अपने चाइल्डहुड इंसिडेंट के गिल्ट को फेस करती है, बेन अपनी इम्पल्सिव डिसीजंस का एनालिसिस करता है और डैनी अपनी टिमिड नेचर को ओवरकम करता है। अमेंडा का फियर भी उसे स्लो कर रहा होता है, लेकिन वह धीरे धीरे खुद को अडैप्ट कर लेती है। जोई एक क्रिटिकल क्लू सॉल्व करती है, जिससे हिडन पाथ ओपन होता है। बेन कामली उस पाथ को लीड करता है और चारों कैरेक्टर्स बचने की कोशिश करते हैं। रूम का फाइनल टेस्ट दिखाता है कि सिर्फ बुद्धि नहीं, बल्कि टीम वर्क, करेज और इमोशनल कंट्रोल भी एसेंशियल हैं। जैसे ही वो सभी पाथ से बाहर निकलते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये पूरा एस्केप रूम सिस्टम मीनोस नामक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिजाइन किया गया था। मीनोस का मकसद है सिलेक्ट किए गए इंडिविजुअल्स के साइकोलॉजिकल और फिजिकल एबिलिटीज टेस्ट करना और उनके रिएक्शंस को रिकॉर्ड करना। यह रेवलेशन शॉकिंग होता है, क्योंकि अब कैरेक्टर्स और ऑडियंस दोनों समझते हैं कि यह सिर्फ गेम नहीं था, बल्कि लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपेरिमेंट था। मूवी का एंडिंग सस्पेंसफुल और ओपन एंडेड रहता है। जोई और बेन सुरक्षित हैं, अमेंडा और डैनी भी बच जाते हैं, लेकिन मीनोस का प्रेजेंस और उसके मोटिव्स क्लियर नहीं होते। यह क्लिफ हैंगर दर्शकों को अगले पॉसिबल सिक्वल की एंटिसिपेशन में रखता है। पार्ट 5 का मुख्य फोकस है फाइनल सर्वाइवल, इनर फियर्स का कॉन्फ्रंटेशन और मीनोस का रिवील। ऑडियंस को मैक्सिमम सस्पेंस, थ्रिल और साइकोलॉजिकल टेंशन फील होता है। कैरेक्टर्स की ग्रोथ और उनकी ब्रेवरी हाईलाइट होती है और स्टोरी एक ग्रिपिंग और थॉट प्रोवोकिंग कंक्लूजन पर खत्म होती है। फाइनल रूम के बाद जोई और बेन, अमेंडा और डैनी एग्जॉस्टेड और मेंटली ड्रेन्ड होते हैं, लेकिन जिंदा बाग जाते हैं। ये मोमेंट उनके लिए एक विक्ट्री है, लेकिन साथ ही उनके लिए एक वार्निंग भी है। अभी भी उनका स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। मीनोस ऑर्गेनाइजेशन का रिवील ऑडियंस के लिए सस्पेंस और क्यूरियोसिटी का पीक है। पता चलता है कि ये एस्केप रूम्स सिर्फ रैंडम ट्रैप्स नहीं थे, बल्कि मेटिकुलसली डिजाइन्ड साइकोलॉजिकल और सर्वाइवल टेस्ट थे। जो लोग सर्वाइव करते हैं, उनकी स्किल्स और डिसीजन मेकिंग को एनालाइज किया जाता है। ये इनसाइट कैरेक्टर्स और व्यूअर्स दोनों के लिए शॉकिंग है, और ये दिखता है कि रियल डेंजर अभी शुरू हुआ है। एंडिंग में सटल क्लूज दिए गए हैं जो सिक्वल का हिंट देते हैं। जोई और बेन का फाइनल शॉट एक सिक्योर लोकेशन में होता है, लेकिन उनकी एक्सप्रेशंस और सराउंडिंग एनवायरनमेंट से पता चलता है कि मीनोस अब भी उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। अमेंडा और डैनी का फेट सिक्योर दिखाई देता है, लेकिन ऑडियंस को ये समझ आता है कि मीनोस के प्लान्स उनके लिए फ्यूचर चैलेंजेस रखते हैं। ओवरऑल मूवी का मैसेज ये है कि सर्वाइवल सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ या इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं करता। टीम वर्क, करेज और अपने इनर फियर्स को फेस करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। कैरेक्टर्स ने हर रूम में अपनी बाउंड्रीज टेस्ट की, अपने पर्सनल फियर्स से फेस किया और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के थ्रू सर्वाइव किया। पार्ट 6 का मेन फोकस है क्लिफ हैंगर, सिक्वल के लिए सेटअप और ऑडियंस के लिए सस्पेंसफुल कंक्लूजन। ये फाइनल पार्ट व्यूअर्स को एंगेज्ड रखता है, उनका क्यूरियोसिटी लेवल हाई रखता है और स्टोरी को सिनेमैटिक और थ्रिलिंग एंड प्रोवाइड करता है।